30 दिसंबर 1600 को लंदन के कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक शाही चार्टर प्राप्त किया, और उस चार्टर ने शुरू में तो 15 वर्षों के लिए अवधि के लिए ये सब लिया था। फिर उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। फिर कंपनी धीरे धीरे प्रभावी होती जाती है, और 1757 में बंगाल के नवाब के सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में कंपनी की विजय के साथ ही यहाँ पर अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है। यह इतिहास हम सबने पढ़ा है। लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे नियम अंग्रेजों ने भी बनाए, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 का है। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट बना। ये दरअसल भारत में जो अंग्रेजी शासन के अधीन जो संपूर्ण क्षेत्र थे, वहां पर सैनिक शासन, राजस्व की निगरानी और इन सब चीजों के लिए किया गया। और गवर्नर जनरल भी यहाँ पर नियुक्त किए गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आया, और 1858 का एक्ट आया। फिर भारतीय परिषद एक्ट 1861 का हुआ। और उसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे विस्तार लेता गया, और सब कुछ ये युद्ध के पहली जिसको हम गदर कहते हैं ये लोग, या जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, वहां तक बहुत सारी चीजें बढ़ती रही। उसके बाद एक 1861 का एक्ट आया था जिसका उल्लेख करना चाहूंगा कि ये जो 1861 का एक्ट था, इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। इसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल बनाया गया था उसको सर्वशक्तिमान बना दिया गया, और जो गैर सरकारी सदस्य थे वो कोई प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकते थे। न तो कोई प्रश्न पूछा जा सकता था, न कोई बजट पर बहस हो सकती थी। देखिए हम लोग किस कदर गुलाम थे कि एक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भी कुछ अधिकार नहीं थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति निरंतर खराब होती गई, अनाज की भारी किल्लत होती गई, और 1877 में जबरदस्त अकाल पड़ा। फिर 1857 के विद्रोह के बाद जो दमन चक्र चला, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं और भड़क गईं, और तेजी आई जबकि आंग्ल भारतीयों ने जो इल्बर्ट विधेयक आया था उसका विरोध किया। और इसमें जो इल्बर्ट विधेयक था, इसमें सिविल सेवाओं के यूरोपीय और भारतीय सदस्यों के बीच जो भेद था उसको समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। अब इससे पहले कि कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ और किस तरह से संविधान की निर्मित हुई, संविधान की सभा कैसे बनी, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच यहाँ पर प्रज्ञा मिश्र उपस्थित हैं। वे एक महत्वपूर्ण गद्यांश लेकर यहाँ पर आ रही हैं। वे कुछ इसके बारे में बताएं। प्रज्ञा मिश्र। नमस्कार शरद जी, मैंने आपकी बात सुनी और गणतंत्र दिवस संविधान पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यहाँ पर इतिहास को एक बार बहुत ही कारगर तरीके से आपने दोहराया, और सारी बातें जो हमने स्कूली जीवन में पढ़ी, कॉलेज के जीवन में पढ़ी या अखबारों में पढ़ते हैं, वे ताज़ा हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं रांगे राघव जी की किताब तूफानों के बीच से एक गद्य पढ़ रही हूँ जिसका शीर्षक है लपट। सारा संसार मुक्ति के लिए युद्ध कर रहा है। करोड़ों आदमी खून बहा रहे हैं। हम सो नहीं रहे हैं। भीषण तूफान में जो नाव डूबने से पल पल इनकार कर रही हो, उसका सा युद्ध इतिहास ने आज तक कभी नहीं देखा। चीन के इतिहास में खून है, यूरोप के इतिहास में खून है, हर देश के इतिहास में खून है। 20वीं सदी का इतिहास आजादी के लिए बहता हुआ खून है। यह खून युग युगांतर से बहता चला आया है, और आज भी उसमें उतनी ही गर्मी है, उतना ही जीवन है जितना पहले था। मनुष्य अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं की गुलामी के विरुद्ध उठ रहा है। आज का मनुष्य परंपरा के अनुसार ही हर प्रकार की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। वह अत्याचार की लपटें इसी शक्ति को जलाने का प्रयास करती हैं, किंतु नहीं जला सकती। अत्याचार की लपटें क्यों नहीं जला सकती? क्योंकि इस्पात को आग नहीं जला सकती। जितना ही यह इस्पात गर्म होता है, उतना ही फैलता है। हर चोट से लचक भले ही जाए, मगर टूटता नहीं।
हमें अपनी पगध्वनि पर विश्वास है हम हारे नहीं हैं। हम करोड़ों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मायाविनी बाहरी चकमक से हमारी आंखें अब चौंधा नहीं खाती। और रेल में यह जो बर्मा का एक इवैक्यूई मेरे पास बैठा है, उसने मेरे विश्वास को दोहराया है। संसार इसे ही गा रहा है, एक ही गूंज उठ रही है। शहीदों ने न कभी सिर झुकाया है, न झुकाएंगे। संसार के दलित एक होने के लिए हिल उठे हैं। यह जंजीरें कड़ियां बनकर एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, और एक दिन इनके खिंचाव में बड़े से बड़ा शत्रु चटक जाएगा। अंधकार में जो साहस नहीं हारता, वही वीर है। कब्रों पर हम आंसू बहाकर नहीं रहेंगे। आगे जो पथ खुला है, महान स्फूर्ति का विराट स्रोत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। ये बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश था रांगे रागेहो का, जिसमें वो उस काल की परिस्थितियां, स्वतंत्रता से पूर्व की जो स्थितियां थीं, उनका एक बहुत मार्मिक विवरण है। और यही सब चीजें थी जिन्होंने आगे चलकर इस देश के नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन करने की ओर अग्रसर किया गया। मैं इतिहास बता रहा था, तो उस इतिहास के अंतर्गत ये बातें आती हैं कि जब 1946 में 24 अगस्त को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसिफ अली, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सी एच भाभा भी शामिल थे। देखिए, इसमें अलग अलग तरह के लोग शामिल किए, अलग अलग क्षेत्रों से। इसमें वैज्ञानिक भी थे, राजनीतिक भी थे, अलग अलग पंथ और संप्रदाय धर्म के लोग भी इसमें शामिल थे। तो इन लोगों ने आगे चलकर फिर इस स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए और हमारे संविधान के निर्माण के लिए किस तरह से प्रयास किए। उसके बाद इसका इतिहास सब लोग जानते हैं कि माउंटबेटन योजना आई मार्च 1947 में, और फिर 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया गया हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। और इसमें भी एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। यह जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि किस तरह से यह अधिनियम बनाया गया और कैसे उसमें व्यवस्थाएं की गई कि देश के आजाद होने के बाद क्या होगा, किस तरह से डोमिनियन की स्थापना होगी, कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे, भारत में महामहिम की सरकार होगी, राष्ट्रपति प्रणाली होगी। ये बहुत सारी चीजें उसी समय तय हो गई थी। लेकिन इसे लागू करने के लिए एक संविधान की जरूरत थी, और संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। यह उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई। तो संविधान की सभा बनाई गई, तो इसमें पहले से बहुत सारी चीजें घटित हुई थी। वो संक्षेप में बताता हूँ कि 1924-25 में जो इसकी मांग थी एक संविधान बनाने की, उसमें मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव किया गया था, और उसका समर्थन भी किया गया था कि भारत का जो भावी संविधान है वो भारतीयों द्वारा स्वयं ही बनाया जाना चाहिए। तो यह एक ऐसी मांग थी जिसके आलोक में हम देखते हैं कि किस तरह से संविधान सभा की निर्मित हुई। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना से भारत की संविधान सभा जो थी वो मुक्त हो गई, और फिर एक संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन किया गया वह था 9 दिसंबर 1946 को। तो इस संविधान सभा का सत्र चला, और 13 दिसंबर 1946 को फिर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव था ये। तो इसमें ये बहुत सुंदर प्रस्ताव था कि किस तरह से भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा बनाई जाएगी, किस तरह से इसमें संघीय राज्य की परिकल्पना की जाएगी, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, परिस्थिति की, अवसर की, कानून के समक्ष समानता की, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संगत और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षा उपाय भी रखे गए। तो इस तरह से संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत
और दर्शन दिए गए, जिसके आधार पर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद फिर संविधान की रचना प्रारंभ हुई। तो जो पहला इसका जो प्रारूप था वो अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया और बहुत सारी आधार सामग्री एकत्रित की गई कि अलग अलग देशों के लगभग 60 देशों के संविधान से मुख्य अंश उद्धृत किए गए। संविधान सभा में किए गए निर्णयों पर जो संवैधानिक सलाहकार थे उनके द्वारा तैयार किए गए पाठ को या मूल पाठ के प्रारूप की छानबीन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में 19 अगस्त 1947 को एक प्रारूपण समिति नियुक्त की। तो जो डॉक्टर अंबेडकर के सभापतित्व में जो पहला प्रारूपण तैयार किया गया था वो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान के प्रारूप से संशोधन के लिए बहुत संख्या में टिप्पणियां आई, आलोचना आई, सुझाव प्राप्त हुए। ऐसे देखिए एक तरह से जो जनतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें सारे लोगों से प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं और फिर उनको छांटा गया, कई संशोधन हुए और संशोधन के लिए भी एक समिति बनाई गई। तो वो उन्होंने उसको संविधान का प्रारूप को दोबारा छपवाया गया और फिर 26 अक्टूबर 1948 को फिर से ये संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने पेश किया गया। तो नवंबर 48 में जब ये पेश करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ आलोचनाओं का, जो विशेष रूप से इस आलोचना का कि इसमें ऐसी सामग्री बहुत कम है जो मूल होने का दावा करती है, तो उन्होंने उत्तर दिया। ऐसा कहा गया ना कि हमारे देश में जो संविधान बना है उसमें सारे दूसरे देशों के संविधान से सामग्री दी गई, लेकिन उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उसका एक अंश मैं पढ़ता हूं कि मैं पूछना चाहूंगा कि क्या विश्व के इतिहास में इस समय बनने वाले किसी संविधान में कोई नई बात कही जा सकती है? सैकड़ों साल बीत गए जब प्रथम लिखित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। अनेक देशों ने इसका अनुसरण करके अपने संविधान को लिखित रूप में परिवर्तित कर लिया। संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का समाधान बहुत पहले हो चुका है। तो इस तरह से उन्होंने उस आरोप का भी खंडन किया और उसके बाद फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच यह संविधान पूरा हो गया। प्रस्तावना सबसे बाद में स्वीकार की गई। तत्पश्चात प्रारूपण समिति ने जो आवश्यक और जो परिणामजनक संशोधन थे वो भी प्रस्तुत किए। अंतिम प्रारूप भी तैयार किया गया और उसको फिर से संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया। हम लोग सोचते हैं ना कि संविधान एक बार में लिखा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कितनी बार यह गुजरा है, जो विशेषज्ञ थे उन लोगों के सामने से, लोगों तक से, आम जनता से भी टिप्पणियां ली गई और लोगों ने सुझाव दिए कि इसमें किस तरह से सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस तरह से भी इसका दूसरा वाचन जो था वो 16 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और उसके अगले दिन संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रस्ताव को के साथ कि विधानसभा द्वारा निर्णित संविधान पारित किया जाए, संविधान का तीसरा वाचन शुरू हुआ। पहला वाचन, दूसरा वाचन, फिर तीसरा वाचन। और यह जो प्रस्ताव था 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ और इस प्रकार उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया, उसको अधिनियमित किया और अपने आप को अर्पित किया। ये देखिए एक विशेष बात है कि जनता ने अपने आप को ही अर्पित किया। संविधान सभा ने संविधान बनाने का जो भारी काम था उसको 3 वर्ष से भी कम समय में पूरा कर लिया। लेकिन इसका अंत उस तरह से नहीं हो पाया। ये जो यात्रा चल रही थी, प्रारूपण समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, जो 25 और 26 नवंबर 1949 को भाषण करते हुए, और उन्होंने चेतावनी दी कुछ और सावधानी के शब्द भी कहे, वो बड़े महत्वपूर्ण है जिन्हें मैं कहना चाहता हूं। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हों तो संविधान भी अच्छा सिद्ध होगा। संविधान पर अमल केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता,
संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का प्रावधान कर सकता है। राज्य के उन अंगों का संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी आकांक्षाओं तथा अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। कौन कह सकता है कि भारत के लोगों का और उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा? जातियों और संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा विभिन्न और परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दल बन जाएंगे। ये देखिए, उनकी भविष्यवाणी थी। क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को अपने देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतया हमेशा के लिए खत्म भी हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। तो ये तो डॉक्टर अंबेडकर ने बात कही, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहते हैं कि जो लोग चुनकर आएंगे वे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार एक मशीन की तरह संविधान में निर्जीव है। इसमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो इस पर नियंत्रण करते हैं तथा इसे चलाते हैं। भारत को इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हों तथा देश के हित को सर्वोपरि रखें। हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। इसमें सांप्रदायिक अंतर है, जातिगत अंतर है, भाषागत अंतर है। तो इस तरह ये संविधान सभा में दोनों के भाषण हुए और अंततः 24 जनवरी को हस्ताक्षर किए गए 1950 को और 26 जनवरी को इसको लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि यह जो संविधान है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। बहुत थोड़ा सा समय बच गया है, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें संप्रभुता है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्र, गणराज्य स्वरूप, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता शामिल है। तो ऐसा एक संविधान है जिसका कि एक बृहद आकार है। इसमें विभिन्न प्रणालियां बताई गई हैं और हमारे देश की जो संप्रभुता है उसका भी उल्लेख किया गया है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, मूल अधिकारों का घोषणा पत्र है, निदेशक तत्व है, नागरिकता है, मूल कर्तव्य है। ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर अभी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन बस अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान एक सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। इसमें अनेक दृष्टियों से बहुत अनूठापन है। इसको किसी एक खास सांचे या ढांचे या मॉडल में फिट नहीं किया जा सकता। यह अनन्य, नम्य, परिसंघीय तथा एकात्मक और अध्यक्षीय तथा संसदीय रूपों का सम्मिश्रण है। लेकिन जो बातें हमारे संविधान के निर्माताओं ने कही, जिन खतरों की ओर उन्होंने संकेत किया, आज जरूरत है उन खतरों को भांपने की, उन्हें देखने की, यह सोचने की कि यदि वास्तव में संविधान कैसा भी हो, लेकिन यदि उसे लागू करने वाले, उसे पालन करने वाले अच्छे नहीं हुए तो न केवल संविधान बल्कि हमारे देश की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाएगी और हम अपने देश को उस खतरे से बचाना चाहते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता को खतरे में पड़ने से बचाना चाहते हैं। इसलिए हम उस संविधान का पालन करें, नियमों का पालन करें, आपस में भाईचारा रखें, सौहार्द रखें, प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे के लिए, अपने देश के लिए, देश को अपने आप से, अपनी जाति, समाज और धर्म से ऊपर रखें।